नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे फैसले होते हैं जो उस समय समझ में नहीं आते। उनके विरोधियों को भी समझ में नहीं आते, उनके समर्थकों को भी समझ में नहीं आते, यहाँ तक कि उनकी पार्टी और सरकार के लोगों को भी अक्सर समझ में नहीं आता। हालांकि ऐसे फैसलों की संख्या कम है, लेकिन है। तो एक जो उनकी आदत है, उनका जो स्वभाव है सरप्राइज करने की, चकित करने की, वो हर तरह के फैसले में दिखाई देता है। किसी का मुख्यमंत्री पद के लिए चयन हो, मंत्रिमंडल में लेने के लिए चयन हो, या दूसरे फैसले हों, सरकारी निर्णय हो। सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला तो अगर कहें उनके 10 साल के शासन में रहा नोटबंदी का, जिसका किसी को कोई अंदाज नहीं था। लेकिन मैं आज एक दूसरे फैसले की बात करूंगा। उस फैसले के बारे में बात करूं कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, उससे पहले आपको एक खबर बताता हूँ। हो सकता है आज के अखबार में आपने भी पढ़ी होगी, टीवी पर कल ही देख लिया होगा शायद। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अघोषित प्रधानमंत्री हैं। कहने को उनका पद नाम जो है सलाहकार का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है। हालांकि सरकार चलाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सेना सरकार चला रही है, और कहें बाई प्रॉक्सी एक तरह से अमेरिका सरकार चला रहा है। उन्होंने जो बात कही न्यूयॉर्क में, वो एक फंक्शन में गए थे, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। ये एक संस्था है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन की। वहाँ के सारे पूर्व राष्ट्रपति अपनी एक संस्था बना लेते हैं और इस तरह के आयोजन कराते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, और एक उनकी बड़ी भूमिका होती है नैरेटिव बनाने में। तो मोहम्मद यूनुस वहाँ गए थे, बिल क्लिंटन वहाँ मौजूद थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वो क्या बोल सकते हैं। अगर आपने खबर नहीं सुनी है तो आपको सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, उसके जो आंदोलन हुआ, वो स्वतः स्फूर्त नहीं था। महीनों से उसकी प्लानिंग की गई थी। उनके शब्दों में वेल डिजाइन्ड जो है एजिटेशन था। और यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इसका मास्टरमाइंड, उनका जो सबसे विश्वस्त सहयोगी, उनका सबसे विश्वस्त सहायक था, महफूज आलम। कहा कि किसी को पता नहीं था बांग्लादेश में कि इस आंदोलन का नेता कौन है। और कहा जो लोग इस आंदोलन को चला रहे थे वो आम छात्र जैसे लगते थे। लेकिन कहा कि इनके कारनामे सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए क्या किया होगा उन्होंने। ये स्वीकारोक्ति है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की। भले ही प्रधानमंत्री का पदनाम उनको न मिला हुआ, लेकिन बांग्लादेश के इस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति में है, उस हैसियत में है। और उन्होंने महफूज आलम को बाकायदा वहाँ ऑडियंस के बीच में इंट्रोड्यूस कराया। बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ताली बजा रहे थे, और लड़कों को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। कहा कि इन्होंने बहुत कायदे से प्लान किया और उस आंदोलन को चलाया। तो उन्होंने कई चीज़ें स्वीकार कर ली जिसके बारे में हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि इसके पीछे अमेरिका है, ये तख्ता पलट की साजिश थी। पहले चल रहा था कि आंदोलन है, शेख हसीना से लोग बहुत नाराज़ हैं, उनकी सरकार से नाराज़ हैं, और तानाशाही का उन पर आरोप लग रहा था, लोगों के दमन का आरोप लग रहा था, छात्रों की मांगें ना मानने का आरोप लग रहा था। इन सब कारणों से जो है तख्ता पलट हुआ। बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त नहीं था। और 24 घंटे में ये इस आंदोलन ने इतना भयानक स्वरूप ले लिया, शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अमेरिका ऐसे तख्ता पलट करवाता है तो किस तरह के शिखंडियों का इस्तेमाल करता है। ऐसे शिखंडी जिनको पुरस्कृत कर चुका हो, ऐसे शिखंडी जिनको वो दूसरे क्षेत्रों में सम्मानित करा चुका हो, और उनकी एक छवि जो है समाज में बना चुका हो, जैसे मोहम्मद यूनुस की है कि वो जो है माइक्रो फाइनेंस के जो है वो एक तरह से पितामह हैं बांग्लादेश के, नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं। तो नोबेल प्राइज़ किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, ये भी समझ लीजिए। अब मोहम्मद यूनुस ने जो कहा उसके बाद तो कोई किसी तरह की शंका ही नहीं रह गई, और यही बात
शेख हसीना कह रही थी। ये आंदोलन नहीं था, ये तख्ता पलट की साजिश थी। तब बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई उनकी सत्ता चली गई इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आज शेख हसीना के आरोपों की पुष्टि कर दी मोहम्मद यूनुस ने, और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में खड़े होकर, और वहाँ से अमेरिकी सरकार का कोई बयान नहीं आया। याद रखिए, उस आंदोलन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। दुनिया भर में मानवाधिकार की चिंता करने वाला, मानवाधिकार का ठेकेदार अमेरिका उस मोहम्मद यूनुस का स्वागत कर रहा है, जो कह रहा है कि हमने आंदोलन प्लान किया, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसका कोई अफसोस जाहिर नहीं किया मोहम्मद यूनुस ने अपने भाषण में कि भाई इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई, इसका हमको अफसोस है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कितने निर्मम और निर्दयी हो सकते हैं, कितने क्रूर हो सकते हैं ये, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। तो शेख हसीना का तख्ता पलट, मैंने एक वीडियो बनाया था, कहा था कि अगर समय पर भारत उनको निकालता नहीं बांग्लादेश से, तो शायद शेख मुजीबुर रहमान की तरह वो भी जीवित न बच पाते। आज का भारत जो है इतना ताकतवर है कि ये कर पाया, और आज के भारत की और उसके एजेंसियों की ऐसी तैयारी है कि वो कर पाए। ये कोई उन्होंने स्वेच्छा से नहीं किया। अगर बांग्लादेश की सेना और जिन लोगों ने तख्ता पलट कराया उनकी चलती, तो वो शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर नहीं जाने देते। ये भारत की ताकत की वजह से संभव हो पाया। तो ये इस तरह का तख्ता पलट का, आपने बहुत से तख्ता पलट के किस्से सुने होंगे, खबरें देखी होंगी, सब में ये शक कि CIA का रोल था, अमेरिका का रोल था। यहाँ तो जिसने तख्ता पलट के बाद जिसको सत्ता मिली है वही स्वीकार कर रहा है। वो शेख हसीना कह रही थी कि सेंट मार्टिन्स द्वीप अगर हम दे देते हैं अमेरिका को, तो आज भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस बात की भी पुष्टि हो गई। अब मैं जो बात कर रहा था इस खबर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अब जरा तुलना कीजिए बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए जो छात्र आंदोलन चला, और याद कीजिए भारत में जो तथाकथित किसान आंदोलन चला। उन दोनों में आपको इतनी समानताएं मिलेंगी, उन दोनों के पीछे जो ताकतें हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। तो फर्क क्या है, यहां क्यों नहीं सफल हो पाया? 3 कारण बल्कि कह ले। पहला कारण ये कि अमेरिका को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसा शिखंडी मिल गया, लेकिन भारत में इस आंदोलन के पीछे, तथाकथित किसान आंदोलन के पीछे जो शिखंडी था वो सामने नहीं आया। तो शिखंडी का शिखंडी जो है वो सामने आया आंदोलन जीवी के रूप में। उसने जो बाद में बोला उसको आप समझिए कि वो एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो अखिलेश यादव के लिए काम कर रहा था। अखिलेश यादव को सत्ता में लाने न लाने या उसके लिए रास्ता बनाने जो कह रहे थे कि पिच तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा है यार, झूठी बात है। उस पूरे खेल के पीछे अखिलेश यादव का फायदा हो जाए ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वो ठीकरा अखिलेश यादव के सर पर फोड़ने की कोशिश हुई ताकि जो असली शिखंडी है, इस आंदोलन के पीछे जो असली व्यक्ति था, उसको बचाया जा सके। तो उसको पर्दे के पीछे रखना था। मुझे भी गलतफहमी थी उस समय कि शायद ये अखिलेश यादव, जो उन्होंने कहा था, मुझे गलतफहमी या खुशफहमी की बात नहीं है, जो सार्वजनिक रूप से बयान दिया था उस आंदोलन जीवी ने, उसने सारा ठीकरा अखिलेश यादव के सर फोड़ा था। तब समझ में नहीं आया था, तब लग रहा था कि सही ही बोल रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे विधानसभा के 2022 में, तो वो 2-2-4 मिल जाता था। सवाल यह है कि इसके अलावा समानता की जो बात कर रहा हूं मैं, ये तथाकथित किसान आंदोलन भी स्वतः स्फूर्त नहीं था, ये प्लान करके। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने इन तथाकथित किसानों को पंजाब से दिल्ली भेजा, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे।
उसके पीछे और ताकतें थी, और जिन ताकतों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आंदोलन का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ने का हो, तख्ता पलट करने का हो, तो उसका फायदा किसे हो सकता था? ये सामान्य समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये तथाकथित आंदोलन जो तख्ता पलट के लिए था, आप याद कीजिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से लाल किले में घुसे थे लोग, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने मार खाई और कोई एक्शन नहीं लिया, वो पूरा उकसावा था उसी तरह का जिस तरह का बांग्लादेश में हुआ। जिस तरह का प्रोवोकेशन था, उसमें बड़ी स्वाभाविक बात थी कि पुलिस लाठीचार्ज और गोली चलाती, और इससे पहले कि जितने इस तरह के आंदोलन इस तरह हिंसक हुए हैं, उन सब में ऐसा ही हुआ है, और ये कोई अनहोनी बात न होती। यही इंतजार था। तो फर्क क्या हुआ? एक फर्क यह हुआ कि इस चाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए कि किसानों के नाम पर ये जो कुछ हो रहा है, ये दरअसल यहां रिजीम चेंज के लिए हो रहा है। तो रिजीम चेंज के जो एक्सपर्ट विदेशों में बैठे हैं, उनकी सलाह ली जा रही थी, और ऐसे लोगों की, ऐसे संस्थाओं की जो इसके लिए पैसा खर्च कर रहे थे, जो कोई कह रहा था 1000 करोड़, कोई कह रहा था 10,000 करोड़ का फंड बनाकर बैठे हैं इसके लिए, और खुलेआम बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि छिपाकर बोल रहे थे कि हमको 2024 में या उससे पहले नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। तो क्या किया नरेंद्र मोदी ने? पहला काम ये किया कि उस तथाकथित किसान आंदोलन पर गोली चलाने का अवसर नहीं आने दिया, विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया, उनके हाथ से विक्टिम कार्ड छीन लिया। तो आज तक जो विक्टिम कार्ड चलाते हैं कि 700 किसान मर गए, वो भी क्रिएटेड था। कैसे क्रिएटेड था? अब आप कह सकते हैं कि 700 लोगों की जान चली गई और आप इस तरह की संवेदनहीन बात कर रहे हैं। आंदोलन सर्दियों में चल रहा था, उसमें गांव से बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को लाया गया। सरकार बार बार अपील कर रही थी कि हम अपने पैसे पर इनका इलाज कराने के लिए, इनको घर भेजने के लिए तैयार हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, सड़क जाम करके बैठे हैं, बैठे रहिए, लेकिन इन बुजुर्ग और बीमार लोगों को घर जाने दीजिए। लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर टेंट में उनको रखकर उनको एक तरह से भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया कि बच जाएं तो बच जाएं, नहीं बचे तो हमारा विक्टिम कार्ड। उनमें 700 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं बता सकते वो आंदोलनकारी जो पुलिस की लाठी या पुलिस की गोली से मरा हो। तो इसलिए वो आंदोलन जो है वो भारत सरकार को उकसाने के लिए था, सुरक्षा बलों और पुलिस को उकसाने के लिए था कि हम पर गोली चलाओ और फिर हम देखो पूरे देश में क्या करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने वो विक्टिम कार्ड उनसे छीन लिया, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा काम क्या किया, जो उस समय से लेकर अब तक हम में से ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों किया प्रधानमंत्री ने, वह है 3 कृषि कानून वापस लेने का। ज़्यादातर लोग, और उनमें बड़ी संख्या में मोदी के समर्थक लोग हैं, जो मानते हैं कि डर गए मोदी, डरपोक है मोदी, स्थिति का मुकाबला नहीं कर पाए, डर के मारे पीछे भाग गए, अपने ही बनाए कानून को, संसद से पास कानून को वापस ले लिया। उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे ऐसे कारण हैं जिसे मैं बता नहीं सकता अभी। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। ये सारा षड्यंत्र जो है देश भर में सरकार के विरोध में एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए है। इस सरकार की जो साख है उसको ख़त्म करने के लिए, विश्वसनीयता ख़त्म करने के लिए, और सीधा मकसद था उसका तख्ता पलट। उसका उद्देश्य किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव नहीं था, उसका लक्ष्य लोकसभा चुनाव था। तो प्रधानमंत्री ने जब ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो अपने लोगों से भी आलोचना सही, निंदा सही, बहुत से लोगों ने तो गाली भी दी। लेकिन पहली बात तो एक सरप्राइज एलिमेंट, ये तथाकथित किसान आंदोलन जो था उसके कर्ता धर्ताओं को ये उम्मीद ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री ये 3 कृषि कानून वापस ले लेंगे।
बात इतनी दूर तक जा चुकी थी, सरकार इस पर हर तरह की बातचीत करने को तैयार थी, इतने सारे कंसेशन दे दिए गए, लगभग सारी बातें जो है आंदोलनकारियों की मान ली गई, फिर भी वो बातचीत की बेच से भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए आप हमारे सामने अपनी बात रखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई उनकी मांगों पर विचार करने के लिए और किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करने के लिए। उस कमेटी के सामने अपीयर होने से मना कर दिया। तो इससे आप इसके पीछे की रणनीति को समझिए। वो इस मुद्दे का हल नहीं चाहते थे। इसीलिए मुझे अचानक एक बात याद आ रही है एल्बर्ट आइंस्टीन की। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दुनिया भर के, सब लोग नाम जानते हैं, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि नकारात्मक लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उनको अपने से दूर रखना चाहिए। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि नकारात्मक व्यक्ति जो है उसके पास हर सल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की सल्यूशन नहीं है, हर सल्यूशन की प्रॉब्लम है। आप कोई उसको हल बताएंगे, वो उसकी समस्या बताएगा, समस्या का हल कभी नहीं बताएगा। तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान देख लीजिए जो बातचीत हुई सरकार से, आपको यही नजर आएगा। जैसे ही लगा कि ये समाधान निकल सकता है, हल निकल सकता है, तुरंत नई समस्या पेश कर दी। तो ये जो फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कृषि कानून वापस लेने का, उसने देश को अराजकता की आग में जाने से बचा लिया। उनकी सरकार बची, मेरी नज़र में ये सेकेंडरी बात है। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं हो सकता है। सवाल उस समय देश का था। देश में अराजकता फैलती, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती, तो आप समझिए किसका फायदा होता? हमारा, आपका तो नहीं होता। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी लगी हुई थी, क्योंकि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, भारत जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी हैसियत बढ़ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े देश मांग कर रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दुनिया में जहां भी टकराव है वहां दोनों पक्ष कह रहे हैं कि इस मामले को कोई सुलझा सकता है तो नरेंद्र मोदी सुलझा सकते हैं। चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन रूस युद्ध का मामला हो, दोनों पक्षों को ये जानते हुए भी कि इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और हमास की बात करें के बीच में सबको पता है कि भारत इजराइल के साथ है। रूस यूक्रेन के मामले में सबको पता है कि भारत रूस के साथ है, उसकी दशकों की मैत्री है और टाइम टेस्टेड दोस्ती है। ये सैंक्शंस इतने लगाए अमेरिका और यूरोप ने, भारत ने और मोदी ने सुना नहीं। वो रूस की इकॉनमी को बर्बाद करना चाहते थे, मोदी ने रूस की इकॉनमी को और मजबूत कर दिया। तो ये सब जो है बर्दाश्त नहीं है अमेरिका और यूरोप को। और चीन जो है बहुत चालाकी से पीछे से खेलता है, वो सामने अक्सर नहीं आता है। तो अब आप समझिए कितना बड़ा गठबंधन था भारत विरोधी, मोदी विरोधी शक्तियों का। तो एक मुद्दे पर अपने एक फैसले को वापस लेकर उन्होंने अपने समर्थकों से गाली सुनी, आलोचना सुनी, लेकिन देश को अराजकता की आग के हवाले करने से बचा लिया। अब आप खुद फैसला कीजिए कि सही किया ये फैसला या गलत किया। बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। आंदोलन के नाम पर, और आप दुनिया भर में देखिए जितने तख्तापलट हुए हैं, पहले एक आंदोलन शुरू होता है, उसको ऐसा स्वरूप दिया जाता है कि ये स्वतः स्फूर्त है, ये जनता की नाराज़गी का प्रकटीकरण है, लोग जो वहाँ के रिजीम उस समय की है उससे नाराज़ हैं, सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, उसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन ये सब डिज़ाइंड होता है। तो हमारे देश में ये जो तथाकथित किसान आंदोलन था, ये भी डिज़ाइंड था। ये जो बार बार उस समय बात कही जाती थी विदेशी टूल किट की, वो वही डिज़ाइन बनाने वाले लोग थे। तो मोहम्मद यूनुस ने एक गुत्थी सुलझा दी है।
बांग्लादेश के बारे में तो उन्होंने बताया ही कि सब कुछ प्लान ढंग से हुआ, सुनियोजित ढंग से हुआ, कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, कोई छात्र उसमें शामिल नहीं थे, उसमें जिहादी तत्व थे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये सामान्य छात्र की तरह लगते थे, लेकिन इन्होंने जो कारनामे किए हैं सुनकर आप दहल जाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो क्या कर रहे होंगे। जो हिंसा का तांडव आपने बांग्लादेश में देखा, किसान आंदोलन को रोका ना होता मोदी ने वो 3 कृषि कानून वापस लेकर और बल प्रयोग से परहेज करके, उसी समय वो दृश्य जो आज बांग्लादेश में है वो भारत में दिखाई देता। इससे सबक ये है कि हर समय सावधान रहिए। देश और विदेश की तमाम शक्तियां लगी हुई हैं इस देश को अस्थिर करने में। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है, किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है। देश को बचाने की इस लड़ाई का नेतृत्व इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और कौन देश को अस्थिर करने की जो है कोशिश कर रहा है। बाकी तो फैसला आप ही का है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।